बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक स्पेशल के साथ हामिद मीर लंदन से आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मैं बरतानवी पार्लियामेंट के सामने मौजूद हूँ और आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हम बरतानवी पार्लियामेंट के कुछ अहम अरकान के साथ बात करेंगे। न सिर्फ इस वक्त जो बरतानिया की सूरत हाल है बल्कि पाकिस्तान की सूरत हाल पर बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि पिछले ही दिनों बरतानवी पार्लियामेंट में एक बहुत अहम कॉन्फ्रेंस हुई थी कश्मीर के मसले पे, जिसमें बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान भी शरीक थे, पाकिस्तान का एक वफ़द भी आया था। और इसके अलावा आप जानते हैं कि पिछले कुछ हफ्तों से पाकिस्तान कुछ आलमी जो वाक़यात हैं उसमें बहुत अहम होता जा रहा है। इस वक्त जो बदलती हुई आलमी सूरत हाल है इसमें पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम हो चुका है। एक तरफ पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात हैं, मसला कश्मीर है, दूसरी तरफ जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है वहाँ पर अमन व इस्तेहकाम के लिए जो पाकिस्तान का किरदार है बहुत अहम हो गया है। पाकिस्तान की कोशिशों से अमेरिका और अफ़गान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। तो इन तमाम मामलात से न सिर्फ अमेरिका का और बरतानिया का बल्कि यूरोपीय ममालिक का भी बहुत अहम ताल्लुक़ है। तो ये जो सारी सूरत हाल है इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा नाज शाह साहबा, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट की मेंबर हैं। और उनके साथ हैं जनाब वरिंद्रा शर्मा साहब, ये भी बहुत पुराने एमपी हैं और ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर हैं, इंडियन ओरिजिन से उनका ताल्लुक़ है। उनके साथ हैं जनाब फैसल रशीद साहब, ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर हैं। और मोहम्मद यासीन साहब, ये भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर हैं। तो इनसे आज हम बात करेंगे। नाज शाह साहबा, सबसे पहले आप थोड़ा सा ये बताएंगी कि जो आपके वोटर्स हैं उसमें कौन कौन सी कम्युनिटीज़ के लोग हैं और जब आप कंपेन करती हैं तो किन इश्यूज़ पे आप कंपेन करती हैं? मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी तकरीबन 50-50 स्प्लिट है, तो अंग्रेज़ हैं और मुसलमान हैं। और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी ज़्यादा जो है 51% तकरीबन मुसलमान हैं। और उनकी इश्यूज़ यही हैं जो आम इश्यूज़ होते हैं इनर सिटी एरिया के, यानी कि एजुकेशन, जॉब्स, जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है उसको बेहतर करना है हमारे लिए, जॉब्स हमने बेहतर करने हैं। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी वर्क है वो इमिग्रेशन के लिहाज से काफ़ी होता है, जो खास करके आज़ाद कश्मीर के रहने वाले हैं और वो डायस्पोरा कम्युनिटी मेरी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा है। जी शर्मा साहब। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में सिख, मुस्लिम, हिंदू, तामिल्स, सोमालियंस, आप नाम लें उस कम्युनिटी के लोग हैं। जब हम कैंपेन करते हैं तो हम जो ब्रिटिश के इश्यूज़ हैं, ब्रिटेन में रहते हुए हमारे इश्यूज़ और हमारी आने वाली जनरेशन्स के इश्यूज़, हाउसिंग, इमिग्रेशन, सोशल सर्विसेज, एजुकेशन, उन मुद्दों पे बात होती है या कुछ लोकल इश्यूज़ पे। लेकिन ज़्यादातर जो बात है वो यहाँ में रहते हुए आने वाली जो हमारी जनरेशन्स हैं उनका फ्यूचर कैसा होगा उस पे बातें करते हैं। जी फैसल रशीद साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच मीर साहब हैविंग अस। मेरी जो कंस्टिट्यूंसी है वारिंगटन साउथ नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में है, विच इज़ 99% वाइट ब्रिटिश कम्युनिटी। मैं बिल्कुल कहूँगा मेरे इंडियन ओरिजिन से दोस्त भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं, हम इकट्ठे आते जाते हैं और हर मौजू पे बात करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से। और मैं आपको ये बात बताता हूँ, ये जो इंडिया और कश्मीर का जो मसला है ना, ये ज़्यादातर गवर्नमेंट लेवल पे है और इंडिया में भी पाकिस्तान में भी एक गवर्नमेंट लेवल पे सारी चीज़ें हो रही हैं। जो आम आदमी है ना, आदमी चाहता है मिल के रहना। और आप ये देखें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, अगर इंडिया और पाकिस्तान छोड़ दें सारा कुछ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करें एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर, तो जिस तरह करतारपुर बॉर्डर खोला गया है और बड़ा ही अच्छा मुस्बित जो है ना ये इकदाम लिया गया है, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी चलेंगी। और आपने मसले पूछे हैं कंस्टिट्यूंसीज के, हमारे भी हाउसिंग इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इशू है, क्योंकि जो आपको यहाँ का गोरा वोटर वोट देता है वो चाहता है कि आप पार्लियामेंट में आके उसका हाउसिंग का मसला हल करें। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली, और वही इश्यूज जो है हम आगे लेके जाते हैं। जी यासीन साहब। थैंक यू मीर साहब, आपने हमें मौका दिया और कॉलेज ग्रीन में अपने प्रोग्राम में हमें शामिल किया। मेरा जो हल्का है बेडफोर्ड, वो लंदन से तकरीबन 50 मील नॉर्थ में है और इतना डाइवर्स हल्का है कि इसमें 120 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं और 111 से ज़्यादा नेशनलिटी के लोग रहते हैं। इन सब लोगों के अपने अपने इशू हैं। सबसे बड़ा मसला जो मेरे हल्के के अंदर है वो सोशल केयर और हाउसिंग का है। हाउसिंग की शॉर्टेज है
और सोशल केयर में जो यूनिवर्सल क्रेडिट की जो तब्दीली इस गवर्नमेंट ने लाई है, उसकी वजह से लोगों के फंड्स जो हैं वो बेनिफिट्स कट हो रहे हैं और लोग रफ स्लीपर जो है वो बहुत ज़्यादा रफ स्लीपिंग हो रही है और लोग सड़कों पे सो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है, ना सिर्फ बेडफोर्ड के अंदर बल्कि लंदन और दूसरे एरियो में भी ये एक बड़ा मसला है जिसको हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा नाज शाह साहब, आप मुझे याद है कि आपने कुछ अर्सा पहले पार्लियामेंट के फ्लोर पे एक स्पीच की थी, उसमें आपने कश्मीर का जिक्र किया था और आपने ये सजेशन दी थी कि एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन वहाँ पे जाना चाहिए। उस पर क्या डेवलपमेंट हुई है? सच बताएं ना तो हामिद भाई कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। डेवलपमेंट इसलिए नहीं हुई कि ये नहीं है कि लोगों की नीयत नहीं है कि जाने की, लोगों की कोशिश में कमी है, ये बात नहीं है। बात ये है कि इंडिया ना यूनाइटेड नेशंस को दखल देने देते हैं, ना ही कोई पार्लियामेंटेरियंस को। जो यहाँ के जो ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री को, बेशक सिर्फ लेबर एमपीज़ के लिए नहीं, मगर अगर टोरी एमपी भी हो ना तो उनको भी वीज़ा नहीं मिल रहे इंडिया जाने के लिए, क्योंकि उन्होंने कश्मीर के हवाले से बात की हुई है। तो अगर जब तक इंडिया हमारे लिए अगर उन्होंने कुछ छुपा कर नहीं रखना तो खोलें और इनवाइट करें, आए दुनिया को देखें, दुनिया को दिखाएं कि हम कैसा रजीम चला रहे हैं। तो ज़ाहिर है वो नहीं बता सकते, नहीं खोल सकते, क्योंकि जो वहाँ की वायलेशंस हो रही हैं, वो जो अब्यूज़ हो रहा है वो दुनिया के सामने आ जाता है। वरिंद्रा शर्मा साहब, आपका क्या ख्याल है कि अगर एमपीज़ जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के, अगर उनको वीज़ा नहीं दिया जा रहा तो मे बी समथिंग इज़ रॉन्ग? No, it's up to the Indian government if that is the responsibility, but we are the British member of parliament. We need to concentrate. I always take that view that our responsibilities are mainly with the British people, we are part of that British society. हमारे बच्चे जो जहाँ पर है, irrespective वो मुस्लिम है, पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं या किसी भी ओरिजिन से है, उनकी जो प्रॉब्लम्स जहाँ पर है, उनकी प्रॉस्पेरिटी का जो इशू है, उनके एजुकेशन का जो इशू है, उनके इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, उनके एम्प्लॉयमेंट इश्यूज़ हैं, उनकी हाउसिंग, जैसे ने बोला कि होमलेसनेस है, तो क्या हमारे लोगों में जो होमलेस नहीं है? हमें कॉन्सेंट्रेट उन इश्यूज़ पे करना चाहिए। ठीक है, जो इंटरनेशनल इंटरेस्ट लेते हैं, जैसे इन्होंने बोला है कि भाई इट्स अप टू द इंडियन गवर्नमेंट। जी, आई डोंट गेट द पासपोर्ट। इसका क्या जवाब देंगे आप? मैं जवाब ये दूंगी, देखें जब डिबेट्स होती हैं पार्लियामेंट, जब हम पार्लियामेंटेरियंस होते हैं ना, तो हमारे मसले मुल्क के होते हैं, मगर दुनिया की भी हमें ज़िम्मेदारी उठानी पड़ती है। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब कश्मीर का मसला पैदा हुआ था तो उसमें एक ब्रिटिश गवर्नमेंट का हाथ था। जब वो अब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एब्डिकेट नहीं कर सकते। और जैसे हाँ, मैं बिल्कुल मानती हूँ हमें यहाँ होम ग्रोन इश्यूज़ पर, होम इश्यूज़ पर फोकस करना चाहिए, मगर ये भी मैं कहूँगी कि अब अगर आप मेरे डायस्पोरा कम्युनिटी से पूछें तो उनके लिए कश्मीर का इशू बहुत ज़्यादा है, उनको बहुत दुख होता है इस इशू पर, उनको तकलीफ़ होती है कि हमारे बहन भाई हैं जो, बेशक वो इंडिया और पाकिस्तान का मसला नहीं, लेकिन इंसानियत का मसला है, और इंसानियत के लिहाज से सबको, मैं तो कहती हूँ हर किसी को तकलीफ़ होनी चाहिए, बेशक वो मुसलमान हो, इंडिया हो, जो भी हो, पूरी दुनिया को इस मसले पर आवाज़ उठानी चाहिए और तकलीफ़ होनी चाहिए। एक बात मैं इसमें इंटरवीन करना चाहता हूँ कि ये एकदम उन लोगों की आवाज़ है जो लोग डेमोक्रेसी में यकीन नहीं करते, जो बिलीव नहीं करते कि दूसरे लोगों के पास भी उतने ही राइट्स हैं, वो इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। इंडिया में डेमोक्रेसी है, कश्मीर में डेमोक्रेसी है। मैं इंडियन ओरिजिन से, इस वक्त कश्मीर में डेमोक्रेसी नहीं, गवर्नर राज है। बिल्कुल गलत बात है। डेमोक्रेटिकली इलेक्ट हुए लोग हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट है। हमारे भी डिफरेंसेस हैं, इंडियन गवर्नमेंट के साथ मेरे बहुत ह्यूज डिफरेंसेस हैं। मैं जो प्रेजेंट रजीम है उसके साथ मेरे पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, मैं जहाँ पर बैठकर कभी भी इंडिया की इस लेवल पे बात नहीं करता कि आई एम डिफेंडिंग देम। एज आई सेड कि भाई मेरी कंसंट्रेशन जहाँ के लोगों पे है। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे किसी ने सड़क में रोक कर नहीं पूछा कि आपका क्या बात है, मगर आपने इतनी मेरी ऑपोजिशन होने के बावजूद। जी, इस पर आप क्या कहेंगे? आई थिंक मेरा पर्सनल व्यू इसके ऊपर यही है कि देखिए, अगर तो इंडिया इज़ नॉट हाइडिंग एनीथिंग, ठीक है ना, तो उसको ओपनली वीज़ा देना चाहिए। हम लोग को एज ए ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप, मीर साहब, हमने एक इंक्वायरी लॉन्च की थी और उसको कंक्लूड किया और हमने एक रिपोर्ट भी तैयार की है, ठीक है। उसमें हम आज़ाद कश्मीर गए, हमें वेलकम किया, हमने देखा, बॉर्डर पे गए, सारा कुछ, लेकिन हमने इंडियन हाई कमीशन को भी लिखा कि वी वांट टू गो, वो दे डोंट इवन रिस्पॉन्ड। तो इफ़ दे डोंट हैव टू हाइड एनीथिंग, then why don't they open
you know, visas and let government officials, let UN officials come and visit their area. और आपने जो बात की बिल्कुल सही बात की, we look after our own constituents, absolutely, homeless, social housing, NHS, universal credit, you name it, we do that. But at the same time we have a foreign policy, we have a soft power in this world. और secondly मेरा अपना व्यू ये है कि क्योंकि ये इशू जो था 1947 में जब ब्रिटिश जो गए यहाँ से, that's when it was created, and हमारी जिम्मेदारी बनती है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है टू इंटरवीन। आपका इस पे क्या है? मैं वरिंद्रा साहब की इस बात से एग्री करता हूँ कि we are elected to serve the community in our own constituencies, but also we are sitting in the parliament, which is mother of all the parliaments. ये हमारी ड्यूटी बनती है कि जहाँ भी कोई मसला उठे उसको इस पार्लियामेंट में उठाया जाए, और उठाया जाता है। ये कोई कानूनी बात नहीं है कि कश्मीर का मसला उठाया जा रहा है, बल्कि तमाम, मसलन यमन की बात कर लें, फ़लस्तीन की बात कर लें, या किसी और वेनेजुएला की बात हो रही है, डिबेट हुए, डिबेट तो पार्लियामेंट में ज़रूर होने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर इंडिया और पाकिस्तान इस बात को समझ जाएँ कि वक्त आ गया है कि कश्मीरियों को उनका हक दे दिया जाए, उनकी बात सुनी जाए और कश्मीर का मसला हल कर दिया जाए। मैं इस पर समझता हूँ कि वो इस मसला को हल करके वो अपनी आवाम की, जो इंडिया और पाकिस्तान में लाखों की तादाद में रोडों पे सोते हैं और फुटपाथों पे सोते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। यहाँ पे भी जिक्र हुआ करतारपुर कॉरिडोर के हवाले से, उसको बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अभी तक डायलॉग शुरू नहीं हुआ, डेडलॉक है। डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए क्या होना चाहिए? डेडलॉक को ख़त्म करें, हमारी जो, जहाँ तक हमारी जिम्मेदारी है ना, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को अपने ये जो रेट्रिक है ना चेंज करना चाहिए, जो इसका मैसेज है वो चेंज करना चाहिए। मगर सच बताएं हामिद भाई, तो हमारी इतना मसला ब्रेक्सिट का बना हुआ है, तो हम होम इश्यूज़ पर फोकस नहीं कर रहे। तो इंडिया और कश्मीर और पाकिस्तान तो दूर की बात रही, जो सच है। लेकिन मगर ये हमें करनी चाहिए कि हमारी प्राइम मिनिस्टर को शी नीड्स टू शो लीडरशिप, और वो लीडरशिप वो ये नहीं कह सकते ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया का मसला है। यहाँ वहाँ लोगों पर जो जुल्म हो रहे हैं वो हर इंसान का मसला है। शर्मा साहब, आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान और इंडिया को डायलॉग दोबारा शुरू करना? ऑफ कोर्स एब्सोल्युटली। मैंने जब करतारपुर का कॉरिडोर, मैंने इमरान को लेटर भी लिखी, मैंने प्रेस रिलीज़ की, मैंने उसको वेलकम किया। लेकिन उसके बाद जो डेवलपमेंट हुई है, द क्वेश्चंस रेज हुए। अभी लास्ट वीक साउथ हॉल में कुछ लोग जो अपने आप को इमरान खान का एलची मानते थे, जहाँ पर आकर होटल्स और दूसरी डेवलपमेंट को सेल करना शुरू कर दिया था, जबकि इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात बताई कि मेरा कोई एलची वहाँ पर नहीं है, मैंने किसी को नहीं भेजा कि उसकी डेवलपमेंट के लिए। मैं उसकी वेलकम करता हूँ इमरान खान की इस बात को कि गुरु नानक देव के नाम के ऊपर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, तो डेवलपमेंट होनी चाहिए उस एरिया में। सारी दुनिया उसको वेलकम करती है, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन लोग वेलकम करते हैं। मी बीइंग ए पंजाबी, we welcome that, and I think it's the responsibility of the Indians now and the Pakistanis working together, the politicians and the communities. Absolutely. Come together and find the solution. As we already said earlier on, the money we spend, the resources we waste, which are not on the peaceful manners, it is on the weapons, and somebody else is getting the benefit out of it rather than the people on the streets getting it. इन अ वेरी शॉर्ट, दुनिया का कोई भी मसला जो है ना, फोर्स से, आर्म से, फाइट से हल नहीं होता। हमने देखा है रिसेंटली, ठीक है। यू हैव टू कम राउंड द टेबल और डायलॉग, दैट नीड्स टू हैपन। और वो तभी हो सकता है मीर साहब जब दोनों गवर्नमेंट्स जो है विलिंग हो डायलॉग शुरू करने के लिए। एंड मैंने देखा भी फॉरेन पॉलिसी जो पाकिस्तान की बड़ी मुस्बित सामने आई है, तो अभी तक इंडिया से कोई मुस्बित नहीं इकदाम किया गया। तो आई थिंक दे बोथ हैव टू रियलाइज दैट दे हैव टू कम। अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी आमने सामने है, दी हैग में। तो आपको नहीं लगता कि जो टेररिज्म का मसला है, अगर ये भी एक मसला है, तो इस पर भी बातचीत होनी चाहिए? टेररिज्म का मसला तो दुनिया भर में है, और अगर आप कश्मीर के मसले की बात करें तो इंडिया की ये शिकायत थी कि वहाँ पे जो पाकिस्तान फ्यूलिंग कर रहा है अब लोग जो लोग थे, लेकिन अब एक पुरअमन तहरीक इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि दोनों मुल्क के ये हुक्मरान इस बात को रियलाइज़ करें कि वो दिन चले गए जब वेपन से
या हथियारों से किसी कौम को दबाया जाता था। अब वक्त आ गया है कि अपनी आवाम के लिए इस मसला को हल कर दें। देखें, करतारपुर का मसला जो पाकिस्तान की तरफ से, मैं समझता हूँ कि वो वन साइडेड था, पाकिस्तान ने शुरू किया, लेकिन इंडिया को उस पर आना पड़ गया और उसको दोनों तरफ से करतारपुर का जो बॉर्डर था उसको खोलेंगे और सिख कम्यूनिटी जो है वो दुनिया भर से अपने उस होली प्लेस पे जाके इबादत करेगी। इसी तरह मैं समझता हूँ कि नीलम, मैं आपको नीलम एक वादी है जिसमें एक 20 गज का शायद एक दरिया है, वहाँ पे भाई उस तरफ बैठा हुआ है और बहन इस तरफ बैठी हुई है और 50 साल से नहीं मिले। देखें, ये जो आजकल के दौर में ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अगर करतारपुर को खोल सकते हैं तो बाकी जो कश्मीर के अंदर जितनी कंट्रोल लाइन है उसमें से 3-4 और रास्ते क्यों नहीं खोल सकते और अब कश्मीरियों के लिए उसको आसान बना दें। देखें, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। मैं समझता हूँ कि अगर बहन और भाई 50 साल से नहीं मिले और बेचारे एक दूसरे को आवाज़ तो दे सकते हैं लेकिन गले नहीं मिल सकते, तो ये बहुत बड़ा जुल्म है और ये इस जुल्म को दोनों हुकूमतें मिलकर ख़त्म कर सकती हैं। अच्छा, इस पर श्रीनगर और मुजफ्फराबाद के दरमियान बस सर्विस शुरू हुई तो कहा जाता है कि जम्मू और सियालकोट के दरमियान भी खोलनी चाहिए, कारगिल और लेह के दरमियान भी खोलनी चाहिए। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? जितने भी रूट्स खुलेंगे ना उतने ही हमारा पीस प्रोसेस के करीब आते। हर कदम जो है, छोटा छोटा कदम अगर उठाएंगे ना तो फिर आगे से दौर पड़ेंगे। और ये जब तक हमारी गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और इंडिया की गवर्नमेंट गठी ना आए, पॉलिटिशियंस ना इकट्ठे होंगे, कम्युनिटी ना इकट्ठी होगी, बिल्कुल ये जो जितनी बातें हुई हैं बिल्कुल दुरुस्त हुई हैं कि हमें चाहिए, एक विल चाहिए। और अब मैंने पहले भी कहा है कि अब मुझे यकीन है कि हम में कुछ ना कुछ होप है और नई रजीम के लिए, नई रजीम की एक जिम्मेदारी है उस होप को आगे बढ़ाएं, उस होप को एक ख्वाब की सच्चाई दिखाएं हमें और उन बहन भाइयों। अच्छा, आपने भी कहा ब्रेक्जिट बहुत बड़ा मसला है आपके लिए, ये क्यों इतना बड़ा मसला क्यों है, क्यों फंसे हुए हैं आप इसमें? मैं तो लेबर की एमपी हूँ और फ्रंट बैंड पर मैं तो साफ यही कहूँगी कि ये मसला हमारे लिए इतना बुरा इसलिए है क्योंकि जो ये गवर्नमेंट है ना, 2 साल से हामिद भाई आपस में झगड़ती रही है कैबिनेट, और 2 साल में इन्होंने निगोशिएशंस ब्रेक्सिट की नहीं की। और जब वो गई हैं तो इसने ट्रीज़ा मैंने अपने रेड लाइन पहले से ही शुरू कर दिए थे। कस्टम्स यूनियन के बारे में कर दिए थे, कहती है कि हमने कस्टम्स यूनियन नहीं रखना, हमने ये नहीं करना, हमने वो नहीं करना। और अब जेरेमी ने 5 चीज़ें रखी हैं, 5 शर्तें रखी हैं कि देखें, हमारी सिक्योरिटी का मसला, हमें चाहिए कि हमें एक्सेस मिले, हमें कस्टम्स यूनियन चाहिए, यूके का नया कस्टम्स यूनियन चाहिए, हमें सिंगल मार्केट चाहिए, हमें जो इदारे हैं यूरोप में उनमें हिस्सा चाहिए कि हम उस पर जब अगर वो आगे से हों, वो आगे अपने आप को बढ़ा रहे हों लेजिस्लेशन ह्यूमन राइट्स की तरफ से, इक्वालिटी की, तो हमें भी उनके बराबर रहना चाहिए, हमें अलग नहीं होना चाहिए। तो ये शर्तें बिल्कुल हमारे लिए ठीक हैं और हम चाहते हैं कि थ्रीज़ा में इनको अडॉप्ट करें। जो पार्लियामेंट देखा है, 3 बातें हैं। एक बात है, कभी भी हमारी हिस्ट्री में इतनी बड़ी डिफीट किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं देखी। हमारी हिस्ट्री में जो मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स है, कभी भी हमारी कॉन्टेम्प्ट नहीं हुई। ये 2 बातें हैं। और तीसरी बात यह है कि हमारी उसी वक्त हमारी नो कॉन्फिडेंस का भी वोट, चाहे हम जीते या ना जीते वो अलग बात है, मगर हम नो कॉन्फिडेंस का वोट गवर्नमेंट में जो दिया गया था वो हिस्टोरिकल हैं। इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं कि इस गवर्नमेंट को कितनी मुश्किल में है और बिल्कुल गवर्न नहीं कर रहा है ये गवर्नमेंट। जी शर्मा जी, इस पे एग्री करते हैं आप? बिल्कुल एग्री करता हूँ। ये हमारी लेबर पार्टी की पॉलिसी है कि उस पर जो हमारी डिमांड्स हैं गवर्नमेंट के तहत, मैं महसूस करता हूँ कि ये जो सारा मसला है ये एक बहुत ही गलत तरीके से शुरू किया गया। सारी डेवलपमेंट गलत हो गई। हमारे तो यहाँ कहते हैं ना कि हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, गुस्तां क्या होगा। अभी जो ब्रेक्सिट की वोट होगी, जब वो लेकर आएगी जो डील, उसके बाद मालूम होगा कि क्या है। कोई डील नहीं हो सकेगी इनसे। ये अनएक्सेप्टेबल मूव है। मुल्क डिवाइड हो चुका है, उसमें गलत पॉलिटिकल लीडरशिप जो जैसी कैमरन से लेकर अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से, वो मुल्क का और दुनिया में हमारे जो एक इमेज था, परसेप्शन थी लोगों में हमारे ब्रिटिश पॉलिटिशियंस के बारे में, वो सब हम लूज़ कर चुके हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में भी कोई उसका सलूशन नहीं है। सलूशन एक ही है कि वापस चले जाए, रिमेन में रहिए। मैं एक पॉइंट सिर्फ उठाऊंगा यहाँ पे कि पाकिस्तान और इंडिया के लिए जो ब्रेक्सिट है, इट्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, मैं आई एम ऑल्सो मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड कमेटी और आई मीट विद लॉट्स ऑफ बिजनेसेस। मैंने रिसेंटली लॉन्च किया है ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और CPEC के ऊपर। ठीक है, उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ इंडिया और पाकिस्तान को ये देखना चाहिए कि ब्रेक्सिट के बाद वी आर लुकिंग फॉर बिगर मार्केट्स या डिफरेंट मार्केट्स। तो
वो आपस में एक डायलॉग करें। उस खित्ते के अंदर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इंडिया इज़ अ वेरी बिग मार्केट, राइट, एंड देन पाकिस्तान इज़ इमर्जिंग मार्केट, राइट। अगर वो आपस में बैठ के मसला कश्मीर का हल करते हैं तो ये थ्रू एशियन यूरो एशिया कनेक्टिविटी जो है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्ड हो रहा है थ्रू चाइना, इट्स अ मैसिव थिंग, $multi-trillion इनिशिएटिव्स हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। ठीक है ना जी, आप इस पे क्या कहेंगे? ब्रेक्सिट का मामला जो है ये हमारी इस मुल्क की तारीख का सबसे कम्प्लेक्स मामला है, शायद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। देखें ये रेफरेंडम हुआ कैसे। ये एक पॉलिटिकल पार्टी जो आजकल गवर्नमेंट में है, ये उनका इंटरनल मामला था। ये इस कौम की डिमांड नहीं थी। उन्होंने अपनी पार्टी को बचाने के लिए और इलेक्शन जीतने के लिए ये रेफरेंडम करवाया, और उसी में ही एक प्राइम मिनिस्टर चला गया और दूसरी प्राइम मिनिस्टर कम्प्लीटली फंस के बैठी हुई है। जैसे कि नाज शाह ने कहा है कि हम तकरीबन ये प्राइम मिनिस्टर जो है बिल्कुल ही इफेक्टिव नहीं है। प्राइम मिनिस्टर की अपनी पार्टी में एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो एक तरफ जो है वो ब्रेक्सिट के लोग वो उनको खींच रहे हैं, और दूसरी तरफ रिमेन के लोग। तो प्राइम मिनिस्टर एक कमज़ोर दरख्त की तरह खड़ी है। इधर से हवा आती है तो इस तरफ झुक जाती है, और उस तरफ से हवा आती है तो इस तरफ झुक जाती है। हमारा मुल्क जो है ये एक अजीम कंट्री है और एक बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा है, और हम सब मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि इस मामला को हल किया जाए। ब्रेक्सिट देखें, ये ब्रेक्सिट कोई लफ्ज़ ही नहीं था, डिक्शनरी में एक अजीब लफ्ज़ का इजाफा हो गया, और शायद हम सदियों तक इसके बारे में बात करते हैं। ये क्या मतलब क्या है? ब्रिटेन लिविंग ब्रिटेन एग्जिट इन यूरोपियन ब्रिटेन एग्जिट यूरोपीय यूनियन। हाँ, ब्रेक्सिट। अच्छा जी, हमारी गुफ्तगू जारी है। यहाँ पे एक हम वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। इस वक्फे में हमें ज्वाइन किया है लॉर्ड कुर्बान साहब ने। हम आपको खुश आमदेद कहते हैं। हम ये बात कर रहे थे वक्फे से पहले कि पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात हैं, इनका ताल्लुक साउथ एशिया के साथ है, लेकिन बरतानिया में इस पर बड़ी बात होती है, और ब्रिटिश पार्लियामेंट के अरकान कोशिश करते हैं कि इस मामले को बेहतर बनाने में कोई किरदार अदा करें। तो कुर्बान साहब, आपका क्या ख्याल है, क्या किरदार अदा कर सकती है ब्रिटिश पार्लियामेंट? हम समझते हैं कि बरतानिया हिंदुस्तान पाकिस्तान को करीब लाने में बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है, और ख़ास करके जो उनके दरमियान सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन है, जो बड़ा मसला है, वो मसला कश्मीर है, और वो भी एक ब्रिटिश लेगेसी है। क्योंकि बरतानिया जब छोड़ कर आया था हिंदुस्तान पाकिस्तान को, तो वो एक ही वो 565 रियासतों में से एक वो रियासत थी जो ये उसका फ़ैसला किए बगैर वापस आ गए। तो इनको चाहिए कि और ये उन वहाँ किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन तजारती मफादात जो हैं वो इनको शायद कोई अमली कदम उठाने से ये निभाज रहे हैं। लेकिन द टाइम हैज़ कम, आई थिंक, कि ब्रिटेन should play more active role to bring India and Pakistan around the table and try to resolve the Kashmir issue according to the aspirations of Kashmiri people. फैसल साहब, ये बताएं कि टेररिज्म का एक बहुत इशू है, इंडिया बहुत शोर मचाता है इस पर। अब आप जानते हैं कि कुलभूषण जाधव नाम का एक इंडियन स्पाई दहशतगर्द पकड़ा गया, उसके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुकदमा भी चल रहा है। इस मसले के सलूशन के लिए वेस्टर्न कंट्रीज़ और ख़ास तौर पर बरतानिया क्या किरदार अदा कर सकता है? कि जो ब्रेक्सिट है ना, यहाँ पे इस वक्त सबसे बड़ा मसला बना हुआ है, और उसके अलावा हमारे पास जो अपने इश्यूज़ हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा, राइट। लेकिन जब तक ये ब्रेक्सिट का मसला हल नहीं होगा तो हम लोग इन चीज़ों के ऊपर जो है ना ध्यान ज़्यादा नहीं दे सकेंगे। लेकिन बिल्कुल सही बात की है कि बिकॉज मदर ऑफ डेमोक्रेसी और हमारी सॉफ्ट पावर जो इन द वर्ल्ड है, हमें इनिशिएटिव लेना चाहिए, दोनों पार्टीज़ को इकट्ठा राउंड द टेबल लाना चाहिए और डायलॉग को इनिशिएट करना चाहिए। इट्स रियली इंपॉर्टेंट। जी नाज़ साहबा, कुलभूषण जाधव फड़ाया गया है, अगर को पाकिस्तानी पकड़ा जाता है इस तरह इंडिया में तो बहुत शोर पड़ता। हाँ, बिल्कुल बराबर बात है। देखें, यहाँ की जो गवर्नमेंट है ना, वो इंडिया के साथ ट्रेड डील्स हैं, वो इंडिया के ख़िलाफ़ बोलती नहीं है। इंडिया बेशक इंडिया अपनी तरफ से एक किस्म एक बुली, इंडिया has become a bit of a bully in terms of not allowing people to have a conversation. तो जब यहाँ कश्मीर का कॉन्फ्रेंस हुआ था पिछले हफ्ते में ही हुआ था, तो इंडियंस रोट टू द प्राइम मिनिस्टर के ऐसा कॉन्फ्रेंस नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं हमें डिबेट करना चाहिए? क्यों नहीं हमें हक है, बिल्कुल हक है, जायज़ है कि हम इस बात पर गुफ्तगू करें, डिबेट करें, इस मसले को दुनिया के सामने पेश किया जाए। हमारा और काम क्या है यहाँ, अगर हम इस मौजू पर बोल भी नहीं सकेंगे? तो कश्मीरियों को तो बेशक वो प्रेस कर सकते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी है। और पहले तो वीरेंद्र भाई ने कहा था कि देखें, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी, but a democracy does not oppress and does not occupy. You do not occupy. Kashmir is an occupied territory. It is illegally occupied.
and we need to remember that and we need to talk about that because it's high time. जैसे कि कुर्बान साहब ने कहा है कि देखें it is high time we dealt with this issue. कितने सदियों से बातें हो रही हैं, मगर उन लोगों के लिए जो वहाँ रह रहे हैं, वो बहन भाई, चाहे वो बहन भाई हों, वो बच्चे हों जिनकी आंखें जा रही हैं, जिनकी नज़रें जा रही हैं, उनके लिए तो हमारी बातें बिल्कुल सूखी रह गई हैं ना। जी यासीन साहब, ये बात इनकी बिल्कुल सही है और मैं दो बातें अर्ज़ करूँगा। एक तो ये कि लेबर पार्टी के मैनिफेस्टो में ये बात शामिल है कि जब भी हमारी हुकूमत आएगी हम मसला कश्मीर और पैलेस्टाइन के मसला को ज़रूर उठाएंगे और स्पेशली जो अभी नई एक यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई है ह्यूमन राइट्स वायलेशन की हैसियत से, वो उसने इंडिया के अंदर जितनी भी वायलेशंस हो रही हैं उनका जिक्र किया है, उन कुछ जिक्र पाकिस्तान की साइड का भी है। तो उस रिपोर्ट की वजह से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं इस पार्लियामेंट के अंदर, मैंने देखा है कि उनकी जो कसीर तादाद है उसने ना सिर्फ उस रिपोर्ट को पढ़ा है बल्कि अब वो कश्मीर के मसला में दिलचस्पी भी ले रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो APPG ऑल पार्लियामेंट्री ग्रुप है सारी पार्टियों से उसमें वो शामिल हों और मसला कश्मीर को समझने की कोशिश करें। मैं समझता हूँ कि जब भी आप यहाँ इस पार्लियामेंट के अंदर क्वेश्चन करें तो एक लिखा हुआ स्क्रिप्ट मिनिस्टर का जवाब आता है कि ये इंडिया और पाकिस्तान का मामला है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं कुछ मायदे करके वो दुनिया को और दूसरी दुनिया को ये कह दिया है, ये पैगाम दिया है कि हम दोनों मिल बैठकर मामले को हल कर लेंगे। तो अब मैं ये बयान नहीं देता। अगर आपका इशारा शिमला मुआहदे की तरफ है तो 1984 में इंडिया ने सियाचिन ग्लेशियर पे कब्जा करके वो मुआहदा तोड़ दिया हुआ है। ठीक है, आपकी बात जायज़ है, लेकिन फिर डिप्लोमेसी की बात आ जाती है। इंडिया और पाकिस्तान का मुख्तलिफ ममालिक में जो डिप्लोमेसी है उसमें भी फ़र्क है और इंडिया की डिप्लोमेसी शायद ज़्यादा पावरफुल है और लोगों को ये बावर कराने में कामयाब हो गई है कि हमारे दरमियान एक मायदा हुआ था, वो उसके मुताबिक हम एक दूसरे से बात करके मसले को हल करने की कोशिश करेंगे और आपका तलक नहीं है। कश्मीरी कौम तो किसी मायदे को नहीं मानती। नहीं, बिल्कुल सही है, आपकी बिल्कुल सही है। ये मैंने पहले बात इसलिए की थी कि मसला कश्मीर को कश्मीरियों का बेसिक राइट है, उनका बाई बर्थ ये राइट है कि उनको वोट का हक मिलना चाहिए ताकि वो अपने मुस्तकबिल का खुद फैसला करें। ये हम दोनों इंडिया और पाकिस्तान को ये पैगाम देते हैं और ये चाहते हैं कि वो ये मसला हल करके उन हज़ारों लोगों, लाखों लोगों की मदद करें जो इंडिया और पाकिस्तान के अंदर फुटपाथ पे सोते हैं। हम ब्रिटिश पार्लियामेंट के अरकान के साथ बात करें और अब हमें ज्वाइन किया है खालिद महमूद साहब ने और ये 2001 से ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा कुछ अपने बारे में बताएं, आप किस तरह ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर बने, आपकी बैकग्राउंड क्या है और अगर आप पाकिस्तान में होते तो पार्लियामेंट के मेंबर बन सकते हैं? हाँ जी, शुक्रिया। आई थिंक मैं 2001 में बना। आई वाज फर्स्ट इंग्लैंड में एक जो पहला था, पर हमारे भाई सरोज साहब स्कॉटलैंड में 97 में बने थे। 2001 में मैं बर्मिंघम से इंग्लैंड से बना था और अभी लॉन्गेस्ट सर्विंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। और काफ़ी यहाँ भी हमारे ख़िलाफ़ मूवमेंट थी, काफ़ी गपले थे। हमारे सिलेक्शन टिकट लेने के लिए, सिलेक्शन जिसको हम कहते हैं, तकरीबन 18 महीने लग गए थे वो चूज़ करने के लिए। लोग चाहते थे कि मैं ना रहूं, रेस में ना रहूं, उनकी कुछ और ख्वाहिश थी, पर उसके बावजूद भी अल्लाह की फजल से साजिशें यहाँ भी पीछा कर रही थी। बहुत बढ़िया। हाँ, सबसे बड़ी सियासत यहाँ ही होती है, सबसे पुरानी सियासत यहाँ है, तो सबसे बड़ी सियासतें जो यहाँ होती हैं। अच्छा। तो अल्लाह के फजल से उसके बाद मैं वहाँ बन गया और मेरी वहाँ जो कंस्टिट्यूंसी अब इस तरह कम है, पर सबसे बड़ी मेजॉरिटी जो है वो अंग्रेज़ लोकल जो हैं उनकी मेजॉरिटी थी और अंग्रेज़ आपको वोट डालते हैं? जी माशाल्लाह। अच्छा, अब ये बताएं कि पाकिस्तान में आपका किस इलाके से ताल्लुक है? आज़ाद कश्मीर से। आज़ाद कश्मीर से जी। अच्छा, डडियाल से है। जी। तो वहाँ पे अगर आप इलेक्शन लड़ते तो जीत जाते आप? मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल मिलता मौका कि हमें सिलेक्ट होने का पार्टी टिकट का। इलेक्शन की बहुत बड़ी बात है। तो ये प्रॉब्लम है कि यहाँ डेमोक्रेसी की जो है कम से कम साजिशें होती हैं, सियासत होती है, पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आगे बढ़ने की, कोशिश करने की। वहाँ जो स्ट्रक्चर अभी है, सबसे पहले मैं कहूँगा जो करंट पॉलिटिक्स में जो है, पहले टिकट्स जो मिलते हैं वो पार्टी हेड्स को नहीं डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए, वो लोकल डेमोक्रेसी उसमें होनी चाहिए। यासीन साहब, आपकी बैकग्राउंड तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन आप अपनी ज़ुबान से खुद बताएं। देखिए, मैं कभी भी ये हेजिटेशन महसूस नहीं करता कि मैं एक वर्किंग क्लास बंदा हूँ और मैं जो अपनी टीन्स में बरतानिया में आया और मैंने पहले भी एक दफ़ा जियो के इंटरव्यू में कहा था कि मैं जिस दिन मुझे टिकट मिला उससे पहली रात मैं टैक्सी चला रहा था और मैंने छोटे छोटे सब काम किए हैं। मैंने टैक्सी ड्राइविंग की है, मैं क्लीनर्स की हैसियत से काम करता रहा हूँ,
मैंने शॉप्स पे काम किया और फैक्ट्री वर्कर की हैसियत से भी काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि मैं अपने आप को प्राउड महसूस करता हूँ कि मैं एक ग्रास रूट से आया हूँ। मैं पहले कम्युनिटी काउंसलर बना, फिर बारो काउंसलर बना, और बारो काउंसिल में मैंने तकरीबन सब जॉब्स की। मैं स्पीकर भी रहा, डिप्टी स्पीकर भी रहा काउंसिल का। उसके बाद मेरे पास पोर्टफोलियो था सोशल केयर का। तो मैं लोगों के मसाइल को समझता हूँ। और मैं जिस तरह खालिद साहब ने बात की है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई। अपनी कम्युनिटी छोटी है लेकिन बहुत इकट्ठी है, और उन सब ने मिलकर एक बहुत एक्साइटेड हुए जब मुझे इलेक्शन के लिए चुना गया। हालांकि मुझे अपनी पार्टी की जो रीजन है उसने कह दिया था कि तुम्हारा जीतने का चांस नहीं है, इसलिए आराम से घर बैठो और किसी कैंपेन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हालात उस वक्त ऐसे थे। लेकिन जर्मी कोबिन ने एक ऐसा जो तारीख जो वो चलाई और ऐसी कैंपेन चलाई कि उसमें हम भी, मैं भी और फैसल भी जीत के आ गए। और ये अल्लाह का करम है। और मैं अपनी कम्यूनिटी का और सब कम्युनिटी का, जिसमें इंडियंस शामिल हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी है और दूसरे लोग, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन सब ने मिलकर मुझे वोट दिया, मुझे कामयाब किया। और एक ऐसे एमपी के खिलाफ आपको इंडियंस ने भी वोट दिए हैं? सब ने, मुझे सब ने वोट दिए। और इंडियंस जो है वो कोर लेबर का वोट है। तो जब आप कश्मीर की बात करते हैं तो आपका वोट टूटता तो नहीं है? मेरा ख्याल है कि लोग समझते हैं कि ये वक्त आ गया है कि मसला कश्मीर को हल होना चाहिए, और इसलिए वो बात करते हैं कि जो मैंने यहाँ पर बात की है उन लोगों की तरफ से की है, ये जो ये चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान इस मामले को हल करके अपने मुल्क के अंदर गुर्बत को ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए ये मैं बात करता हूँ कि मुझे फीडबैक अपने कंस्टिट्यूंट से मिलती है। जी लॉर्ड कुर्बान साहब, आप ज़रा अपनी थोड़ी सी बताएं बैकग्राउंड, कुछ सियासी स्ट्रगल, और क्योंकि आप बड़े एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन हैं, आपसे पहले भी मेरी बात होती रही है। अगर आप पाकिस्तान में होते तो किसी अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के मेंबर बन सकते आप? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं भी वर्किंग क्लास से हूँ। मैं 14-15 साल की उम्र में इस मुल्क में आया था, और मेरी 16 साल की उम्र में मैंने स्कूल छोड़ा था। सारी तालीम मेरी जो है वो पार्ट टाइम है, फुल टाइम काम करता रहा, पार्ट टाइम पढ़ता रहा। और उसके बाद पॉलिटिक्स में मैं 1996 में पहली बार काउंसिलर मुंतखब हुआ था, और मेरी जो पहली वोट थी वो तकरीबन 95% जो है वो इंग्लिश उसमें लोग बसते थे। सिर्फ चंद घराने थे अपने उस इलाके में, और पार्टी पॉलिसी के मुताबिक लोगों ने वोट दिए। उन्होंने कलर नहीं देखा, उन्होंने किसी मेरा मज़हब नहीं पूछा, बल्कि वो उन्होंने पार्टी पॉलिसी के मुताबिक हमें वोट दिए और मैं इलेक्ट हुआ। वो था लेबर पार्टी का ज़माना। और फिर 2003 में इराक जंग की वजह से मैं उन लोगों में शामिल था जो लेबर पार्टी जिन्होंने छोड़ी थी, और मैं छोड़ करके लिबरल डेमोक्रेट। लेबर पार्टी ने जो इराक पर अमेरिका का हमला है उसको सपोर्ट किया था। बिल्कुल। और आपने लेबर पार्टी छोड़ दी? लेबर पार्टी छोड़ करके, क्योंकि उस वक्त लिबरल डेमोक्रेट मुतहदा तौर पर एक ही पार्टी थी जो जंग के ख़िलाफ़ थी। अदरवाइज़ लेबर में बहुत सारे लोग थे, कंजर्वेटिव में भी बहुत सारे लोग थे जो जंग के ख़िलाफ़ थे, लेकिन एज ए पार्टी पॉलिसी जो है उनकी वो एक ही थी कि उस पर हमला होना चाहिए। लेकिन लिबरल डेमोक्रेट्स चूँकि इसके ख़िलाफ़ थे, और मैंने वो पार्टी छोड़ करके लिबरल डेमोक्रेट में शामिल हुआ इलेक्शन से ठीक 5 हफ्ते पहले, और फिर लिबरल डेमोक्रेट की तरफ से इलेक्शन लड़ा और काउंसिल भी बना, डिप्टी लीडर काउंसिल का बन गया मैं। और उसके बाद यह है कि 2005 में मैंने पार्लिमानी इलेक्शन पहला लड़ा, 2010 में दूसरा लड़ा, और 2010 के आखिर में मैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर बन गया। रहा सवाल कि मैं आज़ाद कश्मीर में होता, आज़ाद कश्मीर में हो या पूरे पाकिस्तान में हूँ, वर्किंग क्लास लोगों को आगे आना बहुत ही मुश्किल है। एक तो वहाँ सरमायादाराना निज़ाम है, दूसरा वहाँ बड़े जो अमीर लोग हैं उनके बच्चे वहाँ आगे आते हैं, और तीसरा यह है कि बड़े कबाइल जो हैं उनका कब्ज़ा होता है। अगरचे वहाँ जो आम आदमी है उसका आगे जाना वहाँ बहुत मुश्किल है। नाज शाह साहिबा, आप एक सेल्फ मेड वूमेन हैं, बड़ी स्ट्रगल की है आपने। एक दफ़ा आपको याद है मैंने पहले भी आपसे सवाल किया था, आज दोबारा है, और मुझे लोगों ने कहा कि ये खातून जो है ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में किस तरह पहुंच गई। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो ग्रास रूट्स लेवल से लोग स्ट्रगल करते हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए उनको क्या करना चाहिए कि वो नाज शाह की तरह एक कामयाब इंसान बन जाए? मैंने तो जब मैं जॉर्ज गालवे को जब हराया था ना, तो उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि जब इंसान की नीयत साफ़ होती है ना, दिल साफ़ होता ना, और हमारा ईमान जो है ना। और जॉर्ज गैलवे को सपोर्ट भी मुसलमान कर रहे थे। हाँ बिल्कुल कर रहे थे, मगर उनको भी मैंने कहा था, उनके सपोर्टर को भी मैंने कहा था कि देखें आप दुआ करें कि जो ब्रैडफोर्ड वेस्ट के लिए अच्छा कैंडिडेट होगा वही कामयाब होगा, और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं ही कामयाब होंगी, क्योंकि मेरी फोकस थी ब्रैडफोर्ड वेस्ट और वहाँ की आवाम के लिए। मेरे खिलाफ जो जॉर्ज गैलवे का कैंपेन हुआ था, फिर दोबारा जब ये सलमा याकूब का कैंपेन हुआ था, ये बिल्कुल गटर पॉलिटिक्स थे। वो जो पाकिस्तान की जो औरत को जलील करते हुए उनको बिल्कुल
शर्म नहीं आ रही थी। और जो औरतों को अगर इतनी जिल्लत पेश आती है ना, एक काउंसलर जो खड़ी थी ना, उसने कहा था कि क्या औरत को बिल्कुल शी हैज़ टू बी नेकेड टू बी एबल टू स्टैंड इन पॉलिटिक्स, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन होती है, उसके इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। और ये जो है ना, हमें बहुत शर्मिंदगी की बात है कि हमारी कम्युनिटी में थी। मगर मुझे इतनी भी फ़ख्र भी है कि हमारी कम्युनिटी के जो ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा मर्द हैं, वो इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, मेरे साथ खड़े हैं और अब भी मेरी बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। खालिद साहब, ये बताएं कि इमरान खान साहब जो है उनकी यूनाइटेड किंगडम में, बरतानिया में उनकी पहले से एक पहचान है। अब वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। आपको क्या लग रहा है कि इमरान खान साहब के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद पाकिस्तान के और बरतानिया के ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी आएगी या वैसे पहले की तरह ही रहेंगे? बेहतरी आनी चाहिए। इमरान के सब जहाँ मेजॉरिटी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट उनको जानते हैं, मेजॉरिटी मिनिस्टर्स जो हैं उनको जानते हैं, सो उनकी ऑलरेडी ट्रैक्शन है यहाँ। और इस हिसाब से वो अपने अगर ठीक ज़रा सा पॉलिसी लेके चलें तो मैं समझता पाकिस्तान का बहुत यहाँ ज़्यादा और मुनार बढ़ेगा कि जो लोग सपोर्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान को वो भी करेंगे। हम हैं और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो उनको जानते हैं, तो मैं समझता उस हिसाब से काफ़ी अच्छा कनेक्शन है, उसको ठीक तरीके से इस्तेमाल किया जाए। यासीन साहब, ये बताएं कि इमरान खान साहब जो हैं उनके दौरे हुकूमत में अमेरिका और अफ़गान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं और आपको याद है कि इमरान खान हमेशा से अफ़गान तालिबान के साथ मुज़ाकरात की बात करते रहे हैं। आपको लग रहा है कि इससे इंटरनेशनल लेवल पे जो पाकिस्तान का किरदार है उसकी अहमियत में मज़ीद इजाफा होगा? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। इमरान खान की जो शख्सियत है वो दुनिया भर में जानी और पहचानी और इज़्ज़त की निगाह से देखी जाती है। उनकी पॉलिटिक्स से इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन उनकी ऑनेस्टी से या उनकी ईमानदारी से आप इख्तलाफात नहीं कर सकते। और दुनिया जो है वो इमरान खान को मानती भी है और उनको ट्रस्ट भी करती है। ये जो तालिबान के साथ मुज़ाकरात अमेरिका के हो रहे हैं, ये इमरान खान साहब का एक अच्छा कारनामा है, अच्छा कदम है, इसलिए कि हम इस बरतानिया की पार्लियामेंट में ये बैठ कर बारहा ये कह चुके हैं कि कोई भी मसला जंग से हल नहीं होता। मुज़ाकरात अमेरिका को भी अब इस बात का पता चल गया है कि डोनाल्ड ट्रंप की एक रिसेंट एक आप ट्वीट अगर देखें तो उसमें उसने कह दिया कि हम भी थक गए हैं और तालिबान भी थके हुए हैं। तो ये इसलिए वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आ गए और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा अच्छा कदम है। जी कुर्बान साहब, आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि इमरान खान की जो नीयत है वो ठीक है, लेकिन इमरान खान को जो चीज़ विरसे में मिली है ना, वो ये है फॉर टू लॉन्ग पाकिस्तान का जो मुआशरा है, सख्त गिर जो लोग हैं, इंतहा पसंद जो लोग हैं, उनके कब्ज़े में रहा है ये मुआशरा। और उस मुआशरे को उस चंगल से आज़ाद कराने वाले पाकिस्तान इमरान खान और उसकी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। और मैं समझता हूँ कि वो आस्ता आस्ता उसमें कामयाब भी हो रहे हैं। इमरान खान जो हैं वो जितनी उनकी जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, मैं बड़ा खुश हुआ जब उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान की अगर हम वो एक कदम उठाए, हम 2 कदम उठाने को तैयार हैं। ये एक बहुत अच्छा जेस्चर है। और इसी तरीके से जिस तरह वो मिडिल ईस्ट में वो किरदार अदा कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब, कतर के आपस के मामलात ख़राब थे, ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात ख़राब थे, जिस तरह ये सबको साथ लेकर के एक बैलेंस पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अच्छी खबर होगी। मुझे यकीन है कि इनके दौर में पाकिस्तान तरक्की करेगा। नाज़ शाह साहब, आपको लगता है कि अगर अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकल जाता है तो उसके बाद कोई नया क्राइसिस नहीं क्रिएट होगा और एक दफ़ा फिर अमेरिका के लिए, यूके के लिए और यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए नए मसाइल पैदा हो जाएंगे? देखें, एक कहावत है पॉलिटिक्स में कि जब हम डिक्टेटर को रिमूव करते हैं ना, तो हमें प्लान करना चाहिए कि उसके जगह हमने किसको रखना है, कौन सी रजीम को रखना है। और ये ऑफ्टन वेस्टर्न गवर्नमेंट्स नहीं देखते और नहीं सोचते और प्लान नहीं करते कि हमने इसको तो निकाल दिया, मगर बाद में उसके जाने के बाद कितने मसले उस मुल्क के लिए बनेंगे। बेशक हमने डिक्टेटर को उतार दिया है। तो देखें, हमारा काम है, हमारा फ़र्ज़ है कि देखें जो हमारे गवर्नमेंट है, चाहे अमेरिका वहाँ से निकले, जो भी हो, सब की ज़िम्मेदारी है। क्योंकि द वॉर इन इराक़, द वॉर इन अफ़गानिस्तान, उसमें सब ब्रिटेन की भी ज़िम्मेदारी है। सिर्फ ये पाकिस्तान और सिर्फ ये इमरान खान की ज़िम्मेदारी नहीं है। अच्छा खालिद साहब, एक आखिर में एडवाइस क्या करना चाहेंगे आप इमरान खान साहब को? आई थिंक एडवाइस ये है, ट्रांसपेरेंसी फुल रखें, अकाउंटेबिलिटी रखें और रूल लॉ जो पाकिस्तान में होना चाहिए, ये सब बातें होंगी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान प्रॉस्पर करेगा। आप अकाउंटेबिलिटी के हामी हैं? बिल्कुल, आप अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इमरान साहब को इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए और अपनी टीम में भी थोड़ी बेहतरी लानी चाहिए। अगर कोई कमज़ोरी इस वक्त है तो उनकी टीम है, इमरान खान में नहीं है। आप के कहने का मतलब है कि काबीना में रीशफलिंग होनी चाहिए? काबीना में अच्छे लोग होने चाहिए, उनको तजर्बाकार लोग होने चाहिए। कुर्बान साहब,
आपकी क्या एडवाइस है इमरान खान साहब? देखिए, जहाँ और बहुत सारी तवक्कात पाकिस्तानी कौम को हैं इमरान खान से, वहाँ पाकिस्तानी और पर्टिकुलरली कश्मीरी ये समझते हैं कि इमरान खान जो हैं वो कश्मीर के मामले में कोई नई पॉलिसी लेकर आएंगे जिसमें वो हिंदुस्तान को मजबूर करेंगे बैनुल-अक़वामी सतह पे लोगों में इतनी वो डिप्लोमेसी के तहत वो टेबल पर लाएंगे और मसला कश्मीर जो है इसको हल करने में वो बेहतर पोजीशन में इसलिए हो सकते हैं कि इस वक्त अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत है। हमने बहुत सारी तारीख में ऐसे मौके गंवाए हैं जब दूसरी ताकतों को। आप ये समझते हैं कि इस वक्त इमरान खान साहब अगर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं तो मसला कश्मीर के हल के लिए उन्हें किसी ऐसे फार्मूले की तरफ बढ़ना चाहिए जिसमें कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के जज्बात की तर्जुमानी हो? बिल्कुल जी, मैं ये समझता हूँ कि उनको ऐसे इक़दाम उठाने चाहिए और पर्टिकुलरली मैं ये कह रहा था कि चूँकि अब अफ़गानिस्तान में अमेरिका को पाकिस्तान की बहुत ज़रूरत है और अमेरिका एक पिवटल रोल प्ले कर सकता है हिंदुस्तान को मेज़ पर लाने के लिए। और अभी हम अमेरिका से ये कह सकते हैं, ब्रिटेन से भी ये कह सकते हैं कि हमारी मदद करें ताकि जहाँ अफ़गानिस्तान का मसला हो। मैं ये जेन्युइनली ये समझता हूँ मीर साहब कि द रोड फॉर पीस टू अफ़गानिस्तान गोज़ थ्रू कश्मीर और उसको वो हल करें, वरना ये मसला हल नहीं होगा। ये प्रॉक्सी वॉर चलती रहेगी इंडिया और पाकिस्तान के अफगानिस्तान के अंदर, याद रखें। ये आपने नई बात की है कि अफगानिस्तान में अमन का रास्ता कश्मीर से हो गया। बिल्कुल, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान वहाँ प्रॉक्सी वॉर लड़ते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। जी नाज शाह साहबा, एडवाइस फॉर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। मैं तो यही कहूँगी कि देखें, जैसे आप कर रहे हैं उसी रास्ते पर रहें, ट्रांसपेरेंसी रखें, अकाउंटेबिलिटी रखें, आवाम के लिए उनसे गुफ्तगू जारी रखें और उनको एम्पावर करें। करप्शन को ख़त्म करने का तरीका ये है कि उसको घर से शुरू किया जाए। इसलिए मैंने कैबिनेट की बात की है। लोगों जो कैबिनेट के अंदर भी लोग बैठे हुए हैं उन पे भी करप्शन के इल्ज़ामात हैं और मैं चाहता हूं कि उन लोगों को भी अकाउंटेबिलिटी का सामना करना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगी कि देखें, अगर वो करप्शन ज़ार जैसे कि और मुल्कों ने एक have bought people in, I think it's in Mugabe's, there was a couple of regimes across the world, they bought czars in corruption, anti-corruption czars to take a hold of it, जिसमें कैबिनेट बिल्कुल उनके बिहाइंड हो और वो कहें कि देखें हमने करप्शन को आहिस्ता आहिस्ता मिटाना है। देखें, ये 70 साल का मसला है कश्मीर का, या हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान का, वो एक नया मुल्क है। रातों रात ये मसले हल नहीं होंगे। जो 30-40 साल से ये जो करप्शन आ रही है वो एक दिन में, एक साल में, 5 साल में भी नहीं होगी। मगर लीडरशिप इमरान की हमें चाहिए कि वो loud and clear, this will not happen under my watch, and from every person right down to every person on the street. पाकिस्तान के करीब कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनसे सबक हासिल किया जा सकता है करप्शन के हवाले से। अज़रबैजान और जो रूसी रियासतें थीं, अज़रबैजान एक ऐसा मुल्क है जिसको अगर आप देखें कि एंटी करप्शन जितने मेजर्स उन्होंने लिए हैं माशरे को साफ़ करने में, एंटी करप्ट लोगों को किनारे करने में, वो पाकिस्तान वहाँ से सबक हासिल कर सकता है। बहुत शुक्रिया नाज शाह साहबा, लॉर्ड कुर्बान साहब, यासीन साहब, खालिद मूसा, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी की जो पार्लियामेंट है उसके सामने ये गुफ्तगू कर रहे थे। हामिद मीर को लंदन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।